अस्सलामुअलैकुम पीपल, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे। आज हमने पढ़ना है पार्ट 2, ठीक है। प्रैक्टिकल नंबर 4 एंड 5 आज हमने कवर करने हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे टेस्ट लिपिड्स के लिए और उसके बाद हम लोग एंजाइम्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिकल्स की तरफ। लेट्स गेट इनटू द वीडियो and let's see what we have to study for today. Qualitative and quantitative test for lipids, practical number 4. apparatus है हमारे पास test tubes, dropper, filter papers and spirit lamp as we always had for the test for lipids. materials हमें required हैं oils या घी, क्योंकि हम lipids का test कर रहे हैं, chloroform, alcohol 20% alcoholic KOH 20% जो है हमें अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो चाहिए। ठीक हो गया। सबसे पहले हम स्पॉट टेस्ट परफॉर्म करेंगे। स्पॉट टेस्ट में हमें क्या चाहिए? टेक अ पीस ऑफ फिल्टर पेपर, एड अ ड्रॉप ऑफ सैंपल ऑन इट, अ ग्रीसी स्पॉट पेनिट्रेटिंग द पेपर इंडिकेट लिपिड्स, द स्पॉट इज ऑल्सो ट्रांसल्यूसेंट इन नेचर। धुंधला धुंधला गदला गदला सा जो है ना, ये स्पॉट टेस्ट होता है। ये बहुत सिंपलेस्ट टेस्ट है ऑयल्स के लिए। उसके बाद हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टेस्ट पे, जिसमें है हमारा सॉल्युबिलिटी टेस्ट। जो 2 टेस्ट ट्यूब हम लेंगे, ठीक है, एक में वाटर डालेंगे, एक में क्लोरोफॉर्म डालेंगे। ऑयल जो है वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता, ठीक है। जब हमने क्या करना है, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल इन टू द टेस्ट ट्यूब्स। अब हमने दो टेस्ट ट्यूब में लेनी है, एक दोनों में सैंपल डाल दिया ऑयल जो था हमारा, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब में हमने 5 ml वाटर डालना है, दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमने 5 ml क्लोरोफॉर्म डालना है। मिसिबिलिटी ऑफ सिंपल सैंपल इन क्लोरोफॉर्म और इमिसिबिलिटी ऑफ सैंपल इन वाटर इंडिकेट्स लिपिड, यानी कि वो सॉल्युबिलिटी जो है क्लोरोफॉर्म में शो करेगा। आपने ये याद रखना है कि वो क्लोरोफॉर्म के अंदर सॉल्युबिलिटी शो करेगा, लेकिन वाटर के अंदर इमिसिबिलिटी जो है वो इंडिकेट करेगी कि भाई ये लिपिड है। सॉल्युबिलिटी टेस्ट हो गया। उसके बाद हम अपने इम्पॉर्टेंट टेस्ट की तरफ आएंगे, जो कि है स्पॉनिफिकेशन टेस्ट। स्पॉनिफिकेशन टेस्ट के अंदर क्या होता है भाई, आपने एक सैंपल लेना है, ठीक है। उसके साथ स्पॉनिफिकेशन इज़ अ प्रोसेस दैट प्रोड्यूसेस सोप फ्रॉम फैट। हम लोग सोप बनाने के लिए जो प्रोसेस यूज़ करते हैं ना, उसको स्पॉनिफिकेशन कहते हैं। इन दिस प्रोसेस ऑयल और फैट इज़ हाइड्रोलाइज्ड विद अल्कली, द रिजल्ट इज़ फॉर्मेशन ऑफ ग्लिसरॉल एंड सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, यानी कि सोप बन जाएगा हमारे पास। हमने बेसिकली क्या करना है, सैंपल लेना है, उसमें अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड डालनी है, इन रेशो 1:3 में डालनी है हमने उसको। फिर हमने उसको जो है, यानी कि 1% आपने सैंपल डालना है, 3 रेशोज़ उसकी जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड डालनी है। तो आपने 10 to 20 मिनट्स के लिए उसको बॉयल करना है। हीटिंग आफ्टर अ सेमी सॉलिड लिक्विड लेयर डेवलप, सेमी सॉलिड जो डिज़ोल्व नहीं हो रही, ठीक है, प्रॉपरली डिज़ोल्व नहीं हो रही, सेमी सॉलिड लेयर जो है ना वो हल्की हल्की उसके ऊपर आना शुरू हो जाएगी, झाग भी बनना शुरू हो जाएगी, वो सॉलिड सॉलिड सी लेयर जो है ना उसके ऊपर इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी, विच इज़ द फॉर्मेशन ऑफ soap. Separate the upper semi-solid layer, add a little water to upper separated layer and shake well. Formation of bubble indicates that this is the soap. आपने क्या करना है, वो जो ऊपर हल्का सॉलिड सा आ रहा होगा ना, छोटे छोटे सखाड़ सी जो लेयर उसके ऊपर बन रही होगी, जैसे कि यू कैन से दैट बिस्किट लाइक, इट इज़ नॉट लाइक बिस्किट, यानी कि वो एक सख्त सी तय जो है ना उसके ऊपर आ रही होगी। उसको आपने जब सेपरेटेड लेयर में वाटर डाल के उसको अच्छी तरह शेक करना है, तो वो बबल्स जो बनेंगे वो आपको बताएंगे कि ये आपका सोप था। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिकल नंबर 5 की तरफ। प्रैक्टिकल नंबर 5 में हम लोगों ने क्या पढ़ना है, एंजाइम्स के बारे में, और उनके ऊपर जो पीएच और एंजाइम डिफरेंट फैक्टर्स का उनकी एक्टिविटी पे जो भी इफ़ेक्ट होता है वो हमने आज पढ़ना है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, टेस्ट ट्यूब, स्टिरर, बीकर्स, वाटर बॉथ एंड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, स्लाइवरी एमाइलेज जो कि आपके स्लाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है, कमर्शियल एमाइलेज भी आप ले सकते हैं, सॉल्युबल स्टार्च, आयोडीन, पोटाशियम आयोडाइड, ये हमें चाहिए। पहली बात तो ये कि एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो कि रिएक्शन को स्पीड अप कराते हैं, फास्ट करते हैं,
मोर देन मैनी 100 टाइम्स जो है उसकी स्पीड को इंक्रीज़ कर देते हैं, जिससे हमारे रिएक्शन जो है वो जल्दी परफॉर्म हो जाते हैं। तो हमने क्या करना है, पीएच का इफ़ेक्ट चेक करना है एंजाइम्स के ऊपर। पहले रिएजेंट्स बना लेते हैं। एंजाइम्स का सोल्यूशन हम लोगों ने बनाना है सबसे पहले। ऐड 1 ml ऑफ स्लाइवा इन बीकर एंड डाइल्यूट इट बाय एडिंग 9 ml ऑफ वाटर। आपने स्लाइवा डालना है उसके बीकर के अंदर और डाइल्यूट करना है उसको एडिंग 9 ml ऑफ वाटर। तो वो 10 ml जो है सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। फिर ये हो गया हमारा एंजाइम सोल्यूशन। स्लाइवा के अंदर स्लाइवरी एंजाइम मौजूद हैं, ठीक है, अमाइलेज। उसके बाद हमने स्टार्च सोल्यूशन लेना है 2%। प्रिपेयर स्ट्रॉक स्टार्च सोल्यूशन बाय डिजॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ स्टार्च इन 70 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर बाय हीटिंग ऑन हॉट प्लेट। हॉट प्लेट के ऊपर उसको हीट करेंगे। देन रेज द वॉल्यूम टू 100 ml विद डिस्टिल्ड वाटर। पहले 70 ml के अंदर 2 ग्राम्स को डिजॉल्व करेंगे, फिर उसको 100 ml तक रेज करेंगे। ठीक हो गया। आयोडीन सोल्यूशन बना लेते हैं, ठीक है। आयोडीन सोल्यूशन के लिए आपको क्या चाहिए, 5 ग्राम आयोडीन चाहिए। उसका आपने 50 पोटाशियम आयोडाइड 50 ग्राम्स ले लें, ठीक है। उसको 500 ml में वाटर में डिज़ोल्व करें, फिर उसको 1 लीटर तक रेज कर दें, यानी कि 100 ml तक। वो आयोडीन का स्टॉक सोल्यूशन हो गया। डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन के लिए हमने उसको डाइल्यूट करने के लिए सिंपली आपने उसके अंदर 100 ml वाटर डाल लेना है 1 ml स्टॉक सोल्यूशन लेके। फॉस्फेट बफर बनाने के लिए आपने क्या करना है, 11.876 ग्राम्स ऑफ सोडियम फॉस्फेट आपने लेना है, ठीक है। वॉज डिज़ोल्व इन 500 ऑफ डिस्टिल वाटर। फिर वॉल्यूम को जो है ना 1 लीटर तक यानी कि 1000 ml तक जो है रेज कर लिया गया था। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग पीएच देख लेते हैं सॉल्यूशन की। ये यू कैन से दैट ये एसिडिक, ये फिर थोड़ी सी लेस एसिडिक, ये बेसिक, न्यूट्रल, ठीक है। कितने ml सोल्यूशन होगा तो उस पर कौन सी पीएच होगी एंड ऑल दैट। अब हम देख लेते हैं एंजाइम्स क्या होते हैं। लेबॉर्ट्री मेजरिंग एंजाइम्स एक्टिविटी, एंजाइम एक्टिविटीज़ मेजर। अच्छा जी, प्रोसीजर की तरफ हम आते हैं। थियरी वी डोंट हैव टू रीड इट, दिस इज़ जस्ट अ रीडिंग। अच्छा जी, थोड़ा सा हम इसको पढ़ ही लेते हैं। एडिशन ऑफ एमाइलेज स्टार्च सोल्यूशन। एमाइलेज को स्टार्च सोल्यूशन में जब डालेंगे तो वो उसको हाइड्रोलाइज कर देगा माल्टोज में, और जिसकी वजह से ब्लू ब्लैक कलर जो है वो अपेयर होना शुरू हो जाएगा। ब्लू ब्लैक कलर जो उसका है वो फेड अवे हो जाएगा, सॉरी, जिसकी वजह से हम उसको कहेंगे कि भाई if complete hydrolysis of starch is carried out by amylase, then the reaction mixture gives a yellow color upon addition of iodine. अगर तो रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो गया तो आयोडीन डालने पर येलोइश कलर जो है वो हमें शो होगा। इफेक्ट ऑफ पीएच क्या होता है, अच्छा सॉरी, amylase activity can be determined by using of iodine solution. Iodine react with starch to form blue color। मतलब कि जब पहले हम आयोडीन डालेंगे स्टार्च के अंदर तो वो ब्लू कलर शो करेगी। फिर अगर रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है तो वो जो येलोइश कलर आना शुरू हो जाएगा ब्लू ब्लैक की बजाय, ठीक है, क्योंकि एंजाइम अपना काम कर रहे होंगे। वो उसको स्टार्च की बजाय माल्टोज में तोड़ देंगे तो माल्टोज जो है वो ब्लू ब्लैक कलर नहीं देगा, वो येलोइश कलर बनाना शुरू कर देगा। अब हमने इफ़ेक्ट ऑफ पीएच चेक करना है इसके ऊपर, सॉरी, अपने एंजाइम के ऊपर। एंजाइम्स की जो है एक ऑप्टिमम पीएच होती है काम करने के लिए। अगर वो पीएच उनकी डिस्टर्ब हो जाए तो उनके बॉन्ड्स प्रॉपर अलाइन नहीं रहते, उनका स्ट्रक्चर डीनेचर हो जाता है, डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली काम नहीं करते। अच्छा जी, हम लोगों ने क्या करना है, एट 5 ml ऑफ बफर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीएच, 5 से लेकर 8 पीएच तक जो है 5 ml ऑफ 2% स्टार्च सोल्यूशन हमने जो है ना उसके अंदर मिक्स कर देना है। अब ये देखें 0.5 ml 0.5 ml इसी तरह जो है ना हमने इसको डालते जाना है। और हमने क्या करना है, 5 pH से लेकर 8 pH तक अलग अलग सोल्यूशन। ये देखें यहाँ पर हमने देखा एक टेस्ट ट्यूब 1 में जो थी वो 5 pH का था, टेस्ट ट्यूब 2 में जो थी 5.5 pH का था, टेस्ट ट्यूब 3 में 6 pH का, टेस्ट ट्यूब 4 में 6.5, 7, 7.5 और 8। ये होगी हमारी 5, 6, 7 टेस्ट ट्यूब्स। ठीक हो गया।
अब हमने इसके अंदर क्या करना है, ऐड 1 ml ऑफ अमाइलेज इनटू ईच टेस्ट ट्यूब। हर टेस्ट ट्यूब में जो है अमाइलेज डालना है। स्टार्च हमने पहले से डाल दिया हुआ, ठीक है। स्टार्च सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीएच, टेक 5 ml ऑफ ईच स्टार्च सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब। हमने जो है ना स्टार्च सोल्यूशन तो पहले ही डाल दिया था, उसके अंदर हमने अमाइलेज डाल दिया, ठीक है। बफर जो है वो उस पीएच को मेंटेन रखेगा जो सोल्यूशन की है। आपने उसमें 5 ml डाला है तो वो बफर उसको 5 pH पे ही रखेगा। प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन वाटर बाथ फॉर 10 मिनट्स एट 37 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आपने क्या करना है, ऐड 5 ml ऑफ रिएक्शन मिक्सचर टू 5 ml ऑफ द 0.1 नॉर्मेलिटी की HCl टॉपिंग सोल्यूशन में, ठीक है। HCl टॉपिंग सोल्यूशन आपने इसके अंदर डालना है। 0.5 ml ऑफ अबव मिक्सचर टू 5 ml आयोडीन सोल्यूशन टू गिव डेवलप कलर। पहले आपने इसके अंदर कलर डेवलप कर लेना है आयोडीन डाल के। जब आपने इसको मिक्स करना है तो वो ब्लू कलरेशन जो है वो तो हमें ये बता देगी कि स्टार्च है, ठीक है। अगर डीप ब्लू कलरेशन है किसी भी एक टेस्ट ट्यूब में, उसका मतलब है कि स्टार्च जो है वो वैसे की वैसे प्रेजेंट है। अगर ब्राउन रेड कलर है तो उसका मतलब ये है कि जो स्टार्च है वो पार्शली डिग्रेडेड है। अगर येलो कलर है तो वो टोटली डिग्रेडेड है। ये 3 कंडीशन है। अगर तो वो ब्लू कलर है इसका मतलब कि एंजाइम ने काम किया ही नहीं, स्टार्च वैसे की वैसे ही है, क्योंकि आयोडीन का कलर ब्लू होता है ना स्टार्च के अंदर, तो वो जो है वो वहीं का वहीं रहेगा। अगर ब्राउन रेड कलर है तो वो हमें बताएगा कि भाई थोड़ा थोड़ा काम हुआ है। लेकिन अगर येलो कलर आ गया तो इसका मतलब है जो स्टार्च थी वो टोटली डिग्रेड हो चुकी है, ठीक। तो जिस पे हमें जो है जिस पीएच में हमें काम मिल जाता है उस पे हम कहते हैं कि जी वो जो है वो उसकी ऑप्टिमम पीएच है, ठीक है। प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन पीएच एंड एब्जॉर्बेंस टेकिंग अ पीएच अलोंग एक्स एक्सिस एंड एब्जॉर्बिंग अलोंग वाई एक्सिस। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अब हम चेक कर लेते हैं। पीएच तो हमने देख लिया कि क्या इफेक्ट होता है उसके ऊपर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के लिए हम लोगों ने वही रिएजेंट डालने हैं उस टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है, लेकिन उसको डिफरेंट टेम्परेचर पे हीट करना है, ठीक है। जिस टेम्परेचर पे अच्छे से काम हो रहा होगा उस टेम्परेचर पे हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे हमारी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट ऑन कंसंट्रेशन ऑन द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। ये 2 चीज़ें हमने फर्दर पढ़नी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने क्या करना है अभी के लिए, ऐड 5 ml ऑफ 1% स्टार्च सोल्यूशन pH 7 पे, न्यूट्रलाइज pH पे हमने डालना है 7 टेस्ट ट्यूब के अंदर, एंड प्लेस एट डिफरेंट टेम्परेचर 30 से लेकर 90 डिग्री सेल्सियस तक, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 7 टेस्ट ट्यूब्स हमारे पास हो जाएंगे। हमने इसको डिफरेंट पे रखना है। ऐड उससे पहले हमने क्या करना है, 1 ml ऑफ अमाइलेज सोल्यूशन टू ईच टेस्ट ट्यूब, कीप टेस्ट ट्यूब इन वाटर बाथ फॉर 10 मिनट्स एट डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक है, 30 से 70 डिग्री सेल्सियस विद इंक्रीमेंट ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस जो है वो बढ़ाते जाएं। Add 0.5 ml of the reaction mixture to 5 ml of the 1.5 normality stopping solution. Add 0.5 ml of above mixture to the 5 ml of iodine solution to develop color. Shake and mix well. फिर आपने वही काम करना है कि उसकी एब्जॉर्बेंस जो है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के ऊपर चेक करनी है और प्लॉट अ ग्राफ, उसके दरमियान आपने ग्राफ बना लेना, ठीक है। पहले आपने सेम रिएजेंट सेम मिक्सचर हर टेस्ट ट्यूब में डालना है, सिर्फ उसका टेम्परेचर अलग अलग रखना है। जिस यूजुअली 37 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 तक का जो टेम्परेचर है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, 45 तक भी चल जाता है, ठीक है। 37 से 40 जो है ना वो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिसमें एंजाइम्स मैक्सिममली काम कर रहा होता है। क्योंकि अगर आपको याद हो तो यहाँ पे हमने जो है 37 डिग्री सेल्सियस पर उसको वाटर बाथ के अंदर रखा था, मींस कि वो उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है ना। अच्छा जी, इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो है ना एंजाइम एक्टिविटी के ऊपर हमने वो चेक करना है। इसमें हमने जो है ना स्टार्च की कंसंट्रेशन कम रखनी है। किसी में 0.1% स्टार्च डालना है, किसी में हमने 0.2% स्टार्च डालना है, किसी में 0.3%, 0.4%, किसी में 0.5% करते करते हमने जाना है 1% स्टार्च सोल्यूशन पर, ठीक है। डिफरेंट कंसंट्रेशंस जो है ना स्टार्च की वो हमने इसके अंदर डालनी है और उससे हमें अंदाज़ा होगा कि भाई कितने परसेंट सबस्ट्रेट हो तो वो मैक्सिममली जो है काम करता है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पे डाला था 2% स्टार्च सोल्यूशन, ठीक है, वो काफ़ी था उसके लिए।
यहाँ पे भी हमने जो है 1% स्टार्च सोल्यूशन लिया है, तो 1% वो वुड बी द मैक्सिमम। प्रिपेयर स्टार्च सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट कंसनट्रेशन, ऐड 5 ml ऑफ स्टार्च सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट। आपने सबसे पहले अलग अलग कंसनट्रेशन के जो है सोल्यूशन बना लेने हैं, उसमें से फिर हर सोल्यूशन में से 5% 5% 5% निकालते जाएं, ठीक है। इन टेस्ट ट्यूब में उनको निकालते जाएं, उस 1 ml अमाइलेज का डाल दें उसके अंदर, ठीक है। हर टेस्ट ट्यूब के अंदर सेम इंजाइम डालना है, सेम क्वांटिटी ऑफ इंजाइम। सिर्फ एक टेस्ट ट्यूब में आपने जो है ना, एक टेस्ट ट्यूब में आपने 0.1% सोल्यूशन डाल दिया, क्वांटिटी उसकी सेम होगी, यानी कि 5 ml, उसकी कंसनट्रेशन डिफरेंट है। फिर आपने 0.2% जो है 0.2% ले लिया 5 ml, वो दूसरी टेस्ट ट्यूब में ला लिया। करते 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 आपने क्या करना है, 0.9% जो है 5 ml ले लिया। फिर आपने 1% जो है वो 5 ml लेके लास्ट टेस्ट ट्यूब में डाल देना है, ठीक है। सेम टेम्परेचर पे उनको रख देना है, ठीक है। उसके बाद जिसमें मैक्सिमम एक्टिविटी प्रोड्यूस हुई होगी वो परसेंटेज जो है वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की इनफ होगी, और उसके बाद जो है उसको आपने ग्राफ प्लॉट कर देना, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में देख के आपने उसको ग्राफ प्लॉट कर देना है। दैट वाज पार्ट 2 ऑफ योर प्रैक्टिकल्स। प्रैक्टिकल नंबर 5 भी हमारा कवर हो गया। अब हम मिलेंगे पार्ट 3 में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे। हमने पढ़ना है पार्ट नंबर 3 बायो 202 के प्रैक्टिकल्स का, और इसमें हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल नंबर 6 और प्रैक्टिकल नंबर 7, ठीक है। ये दो प्रैक्टिकल्स हमने पढ़ने हैं। 1 2 3 4 5 हमारे हो चुके हैं, 6 और 7 रह गया है। हम उसकी तरफ मूव करते हैं जिसमें हमने स्पॉनिफिकेशन वैल्यू निकालनी है, और जी हमने क्या करना है, ऑयल्स और सॉल्ट्स की तरफ जाना है, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल नंबर 6 की तरफ, विच इज़ एस्टिमेशन ऑफ स्पॉनिफिकेशन वैल्यू ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, फैट्स और ऑयल्स। हमने क्या करना है, स्पॉनिफिकेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें हम ऑयल से सोप बनाते हैं, ठीक है। तो जितनी किसी सोप ऑयल की या फैट की कैपेबिलिटी होगी कि वो जितनी ज़्यादा मैक्सिमम प्रोडक्ट यील्ड देगा, हमें अच्छी यील्ड देगा सोप की, वो उसकी स्पॉनिफिकेशन वैल्यू होगी, ठीक है। पर्टिकुलर उसका फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर है ऑयल के मॉलिक्यूल्स का, जो उसके अंदर कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो स्पॉनिफिकेशन वैल्यू की एस्टिमेशन करनी है हमने। हमें क्या क्या चाहिए उसके लिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, कॉनिकल फ्लास्क, बीकर, वेइंग बैलेंस, ड्रॉपर, बॉइलिंग वाटर बाथ, ग्लास पाइपेट, ब्योरेट, रिफ्लक्स कंडेंसर, ये सब हमें चाहिए। मटेरियल्स रिक्वायर्ड ऑयल, 5% नॉर्मेलिटी का अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और HCl चाहिए हमें। फिनोफ्थलीन चाहिए हमें। फैट सॉल्वेंट चाहिए, इक्वल वॉल्यूम ऑफ 95% इथेनॉल एंड ईथर। ये फैट सॉल्वेंट है जो फैट डिज़ोल्व कर सकते हैं, इथेनॉल और ईथर दोनों। प्रिंसिपल क्या है इसका, स्पॉनिफिकेशन जो है ना वो हाइड्रोलिसिस है फैट्स या ऑयल की, अंडर बेसिक कंडीशन टू गिव्स ग्लिसरॉल एंड सॉल्ट। और वो जो सॉल्ट होता है ना वो हमारा सोप होता है। ग्लिसरॉल हमारे पास बाय प्रोडक्ट के तौर पे बनता है, जो कि हम बाहर उसको ऊपर से उसको निकाल लेते हैं और उसको प्योरीफाई करके एज ग्लिसरॉल अपने केमिकल कंपाउंड्स में या रिएक्शंस में यूज़ कर लेते हैं। लेकिन जो हमारी एक्चुअल प्रोडक्ट है वो है हमारा सोप, जो कि एज ए सॉल्ट बनता है। स्पॉनिफिकेशन एज ए सॉल्ट के तौर पे बनता है। स्पॉनिफिकेशन लिटरली मीन्स सोप मेकिंग। ये आपको चीज़ याद रखनी चाहिए कि प्रोडक्ट में क्या क्या बनता है, ग्लिसरॉल और सॉल्ट। एक्चुअल प्रोडक्ट हमारी जो है सोप है, ठीक है, यानी कि सॉल्ट की फॉर्म में जो बनता है, और ग्लिसरॉल जो है वो हमारी बाय प्रोडक्ट है। ठीक हो गया। द स्पॉनिफिकेशन नंबर इज़ द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स। अब डेफिनेशन आप याद रख लें, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती है और पूछी भी जा सकती है। द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्स टू न्यूट्रलाइज फैटी एसिड रिजल्टिंग फ्रॉम द कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट। स्पॉनिफिकेशन वैल्यू मैंने कहा था सादे अल्फाज में कि जितना मैक्सिमम वो सॉल्ट प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। नंबर ऑफ जितने मिलीग्राम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के हमें चाहिए होते हैं ना फ़ैट को हाइड्रोलाइज करने के लिए, ठीक है। 1 ग्राम फ़ैट को हाइड्रोलाइज करके फैटी एसिड और सॉल्ट बनाने के लिए, सोप बनाने के लिए 1 ग्राम फ़ैट को जितना ज़्यादा हमें चाहिए होगा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड नंबर ऑफ़ मिलीग्राम्स, वो हमारी स्पॉनिफिकेशन वैल्यू है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, वे 1 ग्राम ऑफ फैट
इन 1 ग्राम फैट लेते हैं हम स्मॉल बीकर के अंदर, डिज़ोल्व करो इसको अबाउट 3 ml ऑफ फैट सॉल्वेंट के साथ, ठीक है। 3 ml फैट सॉल्वेंट हमारा ईथर और उसका था, यू कैन से दैट सॉरी, ईथर और इथेनॉल का जो मिक्सचर था वो हमारा फैट सॉल्वेंट था। उसको हमने 3 ml डाल देना है 1 ग्राम सॉल्ट के अंदर, सॉरी सोप के अंदर, सॉरी फैट के अंदर, आई एम सो सॉरी, 1 ग्राम फैट 3 ml जो है फैट का सॉल्वेंट। अब आपने कंटेंट को बीकर में ट्रांसफ़र कर देना और उसके अंदर जो 250 ml कॉनिकल फ्लास्क है ना, बाय रिंजिंग बीकर 3 टाइम्स विद फर्दर मिलीमीटर्स ऑफ सॉल्वेंट, आपने कुछ और मिलीमीटर सॉल्वेंट के उसके अंदर डाल देने हैं। ऐड 25 ml ऑफ 0.5, अब आपने 25 ml जो है ना अल्कोहलिक सोल्यूशन को डालना है टू अ फ्लास्क एंड अटैच इट टू द रिफ्लक्स कंडेंसर, उसके नीचे आपने उसको रख देना है फॉर ब्लैंक, फॉलो द सेम प्रोसीजर बट डोंट ऐड फैट। दूसरे बीकर में जो आपने जो है ना फ़ैट नहीं डालना, उसके अंदर आपने जो है ना सिंपली कॉनिकल फ्लास्क के अंदर वाटर डालना है और उसके अंदर ऊपर से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालना है एंड ऑल दैट। प्लेस बोथ फ्लास्क इन बॉइलिंग वाटर बाथ फॉर 30 मिनट्स, बॉइलिंग वाटर बाथ के अंदर दोनों फ्लास्क को 30 मिनट्स के लिए रख दें। कूल द फ्लास्क टू रूम टेम्परेचर, फिर उसको रूम टेम्परेचर तक ठंडा कर लें। फिर क्या करना है आपने 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ फिनॉक्सिलिन डालने हैं दोनों फ्लास्क में, एक में ऑयल है एक में ऑयल नहीं है। फ्लास्क एंड नाइट्रेट, बोथ फ्लास्क एंड टाइट्रेट यूजिंग NaCl, फिर उस फ्लास्क को एक में ऑयल था एक में ऑयल नहीं था, दोनों फ्लास्क को टाइट्रेट करना है अगेंस्ट HCl, ठीक है। विद फिनॉक्सिलिन इंडिकेटर, फिनॉक्सिलिन इंडिकेटर एंड पॉइंट को शो करने के लिए होता है। डिसअपेयरेंस ऑफ पिंक, फिनॉक्सिलिन का कलर लाइट पिंक या पिंक होता है, जब वो एंड पॉइंट आ जाता है तो पिंक कलर डिसअपेयर हो जाता है, यहाँ पे बहुत कम रह जाता है, यूजुअली डिसअपेयर हो जाता है। अच्छा जी, अब आपने एंड पॉइंट मेजर करना है ब्लैंक टेस्ट के ऊपर, ब्लैंक का भी और टेस्ट का भी, ठीक है। यानी कि एक में ऑयल नहीं था वो ब्लैंक है, उसका आपने एंड पॉइंट नोट करना है जब इंडिकेटर मतलब कि पिंक कलर गया, और टेस्ट का भी आपने चेक करना है। डिफरेंस बिटवीन ब्लैंक एंड टेस्ट रीडिंग गिव्स द नंबर ऑफ मिलीमीटर ऑफ 0.5 नॉर्मेलिटी KOH रिक्वायर्ड टू स्पॉनिफाई 1 ग्राम ऑफ फैट। बेसिकली एक ब्लैंक के अंदर फॉर एग्जांपल अगर 30 ml आपका HCl गया और जिसमें ऑयल था उसमें आपका 40 ml गया, वो जो 10 मिलीग्राम्स है ना, मिलीलीटर्स हैं, तो वो मिलीलीटर KOH के जो है आपको चाहिए होते हैं 1 ग्राम फैट को स्पॉनिफाई करने के लिए, सॉरी हाइड्रोलाइज करने के लिए, ठीक हो गया। तो ये था हमारा स्पॉनिफिकेशन टेस्ट। आपको होप सो आपको इसका प्रोसीजर और समझ आ गया। आपने इसकी क्वांटिटी याद रखनी है, आपने ये याद रखना है कि कब कब हमने क्या क्या डालना है। प्रोसीजर यूजुअली आपको इसका आ सकता है, ठीक है। और इन फिनॉक्सिलिन क्या करता है और KOH टाइट्रेट किसके अगेंस्ट करना होता है, किसको टाइट्रेट करना है और किसके अगेंस्ट टाइट्रेट करना है, ठीक है। फैट वाले सोल्यूशन को जिसमें KOH है, बेस है हमारी, उसको टाइट्रेट करना होता है अगेंस्ट HCl। HCl को मतलब कि हम पाइपेट में डालते हैं, ठीक है। और बेस जो है हम वो बीकर या फ्लास्क में डालते हैं, यूजुअली फ्लास्क में डालते हैं, ठीक है, कोनिकल फ्लास्क के अंदर। अब हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल नंबर 7। प्रैक्टिकल नंबर 7 के अंदर हम लोगों ने पढ़ना है पेपर क्रोमेटोग्राफी ऑफ अमाइनो एसिड्स। पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, जिसमें हमने एक पेपर के ऊपर हमने क्या करना होता है, जो इंक्स होती हैं ना, मतलब हमारे पास एक मिक्सचर ऑफ इंक्स है, ठीक है, हमने उनको जो है सेपरेट आउट करना होता है, ठीक है। क्रोमोमीन होता है कलर, वो जो 3 इंक्स होती हैं हमने उसको इस तरह सेपरेट आउट करना होता है, जितनी उनकी यू कैन से दैट के अट्रैक्शन हो टुवर्ड द सोल्यूशन या वो सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो हम उसके ऊपर रन कर रहे हैं, ठीक है, जितनी उनकी उसके टुवर्ड अट्रैक्शन होती है ना, और जितना वो उसके साथ फ्लो कर सकती हैं कितनी आगे तक, ठीक है, उसके बेस पे हम उसको जो है पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम उसको जो है ना वो सेपरेट आउट करते हैं इंक्स को। अभी हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करनी है अमाइनो एसिड्स के लिए, ठीक है। हम क्या क्या लेंगे मटेरियल्स, वॉटमैन फ़िल्टर पेपर हम लोग लेंगे, ब्यूटन 1 ओल लेंगे हम लोग, एसिटिक एसिड लेंगे, निन हाइड्रोजन स्प्रे 2% सोल्यूशन, ये कलर को प्रोमिनेंट करने के लिए होती है, कैपिलरी ट्यूब, उसके बाद बीकर और ओवन लेंगे, 500 ml का बीकर लेंगे हम लोग। क्रोमेटोग्राफी जो है वो एनालिटिकल मेथड है यूज फॉर सेपरेशन ऑफ डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़।
पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है, बायोमोलिक्यूल इज स्पॉटेड ऑन अ पीस ऑफ पेपर, हम उसको वो मिक्सचर जो होता है उसको पेपर के ऊपर करते हैं, लगाते हैं इन और फिर हम उसको प्लेस कर देते हैं एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। आपने ये याद रखना है कि वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगा जिसमें हम उसको प्लेस करेंगे। द हाइड्रोफोबिक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मूव्स अप बाय पेपर बाय कैपिलरी एक्शन। किस एक्शन के अंडर वो मूव करता है? कैपिलरी एक्शन के थ्रू। ठीक हो गया। एज द सॉल्वेंट रीचेज द बायोमोलिक्यूल स्टार्ट टू मूव अप द पेपर। अब वो जो बायोमोलिक्यूल होता है, अगर वो इंक्स है ना डिफरेंट कलर्स की, तो वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देती हैं। एज द डिग्री ऑफ मूवमेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल अप द पेपर इज एसोसिएटेड टू इट रिलेटिव अफिनिटी फॉर द पेपर। मतलब अगर एक अमाइनो एसिड की अफिनिटी 20% है, दूसरे की 40% है, तीसरे की 70, तो वो जहाँ तक उसके साथ जा सकें उस अफिनिटी के अकॉर्डिंगली हम उनको जो है ना एनालाइज करते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है। एंड द सॉल्वेंट अफिनिटी और उनकी हाइड्रोफोबिक नेचर जो है हमने वो चेक करनी होती है। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज़ वेरी वैल्यूबल मेथड फॉर करेक्टराइजिंग अमाइनो एसिड। डिफरेंट अमाइनो एसिड माइग्रेट एट डिफरेंट रेट्स। मैंने अभी भी बात की, किसी की 20% अफिनिटी है, किसी की 30, किसी की 70, तो वो उतना ज़्यादा उसके साथ ट्रैवल करेंगे। अगर कम अफिनिटी है तो नीचे ही रह जाएंगे, अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा ऊपर तक ट्रैवल करेंगे। द रेट ऑफ द मूवमेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल ड्यूरिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी इज नॉन एज रिलेटिव मोबिलिटी। ठीक है। RF से शो किया जाता है, इसको रिटार्डेशन फैक्टर भी कहते हैं। अच्छा जी, इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या है? यानी कि डिस्टेंस बायोमोलिक्यूल मूव्ड थ्रू द फिल्टर पेपर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव बाय सॉल्वेंट थ्रू पेपर। मतलब अगर 5 cm जो है वो पेपर के ऊपर सॉल्वेंट ने कवर किया है और बायोमोलिक्यूल ने 3 cm कवर किया है, तो इन दोनों की जो रेशो है वो हमें बताएगी रिटार्डेशन फैक्टर, यानी कि RF इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय द सैम्पल एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इन दोनों की जो रेशो है वो हमें बताती है भाई कि हमारा रिटार्डेशन फैक्टर क्या है उस पर्टिकुलर चीज़ का। डिस्टेंस द बायोमोलिक्यूल मूव्ड थ्रू द फिल्टर पेपर डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस मूव बाय द सॉल्वेंट इन द थ्रू द पेपर। अच्छा जी, ये आपने उसका फॉर्मूला देख भी लिया है। RF का रिटार्डेशन फैक्टर का प्रोसीजर क्या है? बहुत सिंपल प्रोसीजर है। हम लोगों ने एग्जैक्टली करना क्या है? प्लेस इनफ क्रोमेटोग्राफिक सॉल्वेंट, ये सारा आपने मिक्स किया हुआ है, वाटर, एसिटिक एसिड और ब्यूटेनॉल इन टैंक और बीकर टू अचीव अ डेप्थ ऑफ अबाउट 1/2 inch। कवर द टैंक एंड अलाउ द सॉल्वेंट टू सैचुरेट द एटमॉस्फेयर इन द टैंक फॉर एटलीस्ट 30 मिनट। आपने उसको कवर कर देना है और आपने उसको सेचुरेट होने के लिए छोड़ देना है। ड्रॉ अ लाइन अक्रॉस द बॉटम। आपने पेपर के ऊपर जो है ना इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी होती है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। आपने ये आपका पेपर है, ठीक है, इसके ऊपर आपने ऐसे लाइन ड्रॉ कर देनी है और आपने जो है अपना, या अगर सिंपल एक मिक्सचर हो ना, अगर मिक्सचर हो तो इतना सा पेपर होता है, उसके ऊपर दरमियान में हम जो है ना उसको प्लेस कर देते हैं। लेकिन अब ये मिक्सचर नहीं है, अब ये डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं, तो हमने क्या कर देना है? ड्रॉ लाइन अक्रॉस द बॉटम ऑफ क्रोमेटोग्राफ 2.5 cm अबव लाइन ड्रॉ करते हैं। ये दोनों में से किसी एक का जो है आपको है ना प्रोसीजर आ सकता है, स्फोनिफिकेशन और इसमें से जो हमारी पेपर क्रोमेटोग्राफी है ये इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम द बॉटम एज ऑफ द क्रोमेटोग्राफी पेपर विद एड ऑफ लेड पेंसिल, आपने लेड पेंसिल से लगा दी। अब आपने क्या करना है? टेक स्मॉल वॉल्यूम ऑफ अमाइनो एसिड इनटू द कैपिलरी एंड डिपॉजिट इट ऑन टू द पेपर बाय टचिंग द कैपिलरी टू द लाइन ड्रॉ। मतलब उसके ऊपर ऐसे टिप 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 करते आपने जो है ना अपना मटेरियल इसके ऊपर ट्रांसफर कर देना है, जो भी आपने अमाइनो एसिड लिया हुआ है। द स्पॉट शुड नॉट बी लार्जर देन 1/4 inch, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए इन डायमीटर। एंड द 2 स्पॉट शुड बी सेपरेटेड बाय 2 cm, कम से कम 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस होना चाहिए। अलाउ द स्पॉट टू ड्राई, उसको खुश्क होने दें। जब वो खुश्क हो जाए, रोल पेपर इनटू अ सिलेंडर सो दैट इट एंड्स डू नॉट टच। समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर इतनी सी स्ट्रिप हो तो उसको हैंगर के साथ वैसे ही लटका देते हैं। अब क्योंकि ये लंबी स्ट्रिप है तो हमें इसको गोल गोल करके जो है उसके अंदर जो है बिल्कुल जैसे एक चूड़ियों वाला वो स्टैंड नहीं होता उसकी तरह इसको रोल करके उसके अंदर लटकाना है। ठीक है। क्रोमेटोग्राम कैसे? अब उसको आपने कर देना है सिलेंडर के अंदर उसको जो है ना क्रोमेटोग्राफिक पेपर को उसके अंदर डाल देना है। इन अ क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर, वो जो आपने बीकर आपने लंबा सा प्रिपेयर किया था, यू कैन सी दैट, इधर तो नहीं है। अब वो एक
ऐसे ऐसे लंबा सा जार सा होता है शीशे का, आपने प्रैक्टिकल्स में डेफिनेटली देखा होगा। उसके ऊपर इस तरह से लिड होता है, उसके अंदर यहाँ पे एक लाइक हैंग करने के लिए लगी होती है। आप उसको यहाँ क्लिपर से अपनी चीज़ को यहाँ पे अटैच कर लेते हो। यहाँ पे सोल्यूशन होता है और सोल्यूशन आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जो है वो रन करता है अक्रॉस द, वी कैन से दैट, आपका जो पेपर के क्रॉस जो है ना वो मूव करता करता ऊपर चला जाता है। कवर द चैम्बर एंड अलाउ द स्टूडेंट टू माइग्रेट अप द पेपर सॉल्वेंट, अलाउ द सॉल्वेंट टू माइग्रेट अप द पेपर फॉर 60 to 90 मिनट्स, कम से कम 1.5 घंटे के लिए इसको छोड़ दें। और टिल द सॉल्वेंट लाइन इज़ अबाउट एन इंच फ्रॉम द टॉप ऑफ द शीट, कम अज़ कम अगर ये आपकी शीट है ना, कम से कम वो यहाँ तक पहुँच जाए। ठीक है, मतलब अगर ये आपका टोटल डिस्टेंस है, तो जब तक वो यहाँ तक नहीं पहुँच जाता तब तक आपने उसको जो है छोड़ देना है उस सोल्यूशन के अंदर। रिमूव द क्रोमेटोग्राफी पेपर फ्रॉम द टैंक एंड मार्क द सॉल्वेंट फ्रॉम लाइन विद पेंसिल, आपने हर एक का डिस्टेंस जो है मार्क कर देना है। स्प्रे द पेपर विद निन हाइड्रेन सोल्यूशन, पहले आपने उसको मार्क करना है, फिर उसको अपने निन हाइड्रेशन से स्प्रे करना, ताकि आपका जो है ना वो स्पॉट्स बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हो जाएं या प्रोमिनेंट हो जाएं। ड्राई द क्रोमेटोग्राफी पेपर इन अ ड्राइंग ओवन फॉर अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस टू 3 to 4 मिनट्स, अलाउ द कलर टू डेवलप, फिर जब आप उनके ऊपर स्प्रे करेंगे और उसको ड्राई करेंगे वो कलर और ज़्यादा प्रोमिनेंट होके आएंगे। और अमाइनो एसिड गिव ब्लू पर्पल कलर व्हेन दे रिएक्ट विद निन हाइड्रीन। मेजर द डिस्टेंस सॉल्वेंट माइग्रेटेड एंड डिस्टेंस ईच फॉर अमाइनो एसिड माइग्रेटेड, हर अमाइनो एसिड जितना डिस्टेंस किया है, कवर किया है, पहले तो फॉर एग्जांपल सॉल्वेंट का जो टोटल कवर डिस्टेंस है वो 7 cm है। अमाइनो एसिड जो 1 था उसने किया 2 cm कवर, फिर जो 2 था उसने 3 cm कवर किया। तो 2 को cm को जो है हम डिवाइड करेंगे 7 cm से, तो ये रिटार्डेशन फैक्टर आ जाएगा अमाइनो एसिड 1 का। फिर 3 cm को हम डिवाइड करेंगे 7 cm से, तो ये आ जाएगा अमाइनो एसिड 2 का रिटार्डेशन फैक्टर। इसी तरह हम सबको कैलकुलेट कर लेंगे, जितने भी अमाइनो एसिड हमने उसमें सॉल्यूशंस में से निकाल के उस पर प्लेस किए थे, और इस तरह हम सबका रिटार्डेशन फैक्टर जो है ना वो हमारे पास आ जाएगा। दैट वाज प्रैक्टिकल नंबर 7। बायो 202 के प्रैक्टिकल कंप्लीट हो चुके हैं। जिन चीज़ों को हाईलाइट किया गया है उनको वाइवा में याद रखने की कोशिश कीजिएगा। कलर्स पूछे जाते हैं, प्रोसीजर हल्का हल्का पूछा जाता है, प्रॉपर्टीज़ पूछी जाती हैं कि कौन किसके साथ रिएक्ट करता है और कैसे। दैट वुड बी सिंपल। 7 प्रैक्टिकल्स हैं, अच्छे से प्रिपेयर करें, इंशाल्लाह वाइवा बहुत अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।